अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पे हम बरामदात के हवाले से टेक्सटाइल की बात करेंगे। पाकिस्तान मैनचेस्टर है, टेक्सटाइल इसकी पहचान है, इसकी पहचान मज़दूर है, इसकी पहचान सनत है, इसकी पहचान कपड़ा है। तो जब इन सब का मजमुआ करेंगे तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, बरामदात या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। पाकिस्तान में जो जुलाई के दादोशुमार हैं उसमें पाकिस्तान एक मुस्बत नताइज दिखा रहा है बरामदात के अंदर। लेकिन दूसरे इतराफ़ में ये कहा जा रहा है कि हमारी पावरलूम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या SME कोलैप्स कर गई है। बहुत सारी पोस्टें मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो कह लें कि एक ट्रेंड मुतारिफ़ किया जा रहा है कि बैरून ममालिक से आने वाला कपड़ा डंप होने से हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स करी। इसके ऊपर एक तफसील प्रोग्राम में पहले कर चुका हूँ जो सिर्फ मज़दूरों के साथ है। लेकिन अब क्योंकि ये पावरलूम मालिकान भी हमारे, इनके साथ भी रामे साहब के साथ पहले हो चुका था। वही दखाल रामे साहब जो कि चेयरमैन है काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन के, और साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर हैं। दोबारा इन्हें दावत दी है, मदू किया है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। रामे साहब, मसाइल है क्या हमारी एक तरफ तो एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं। तो कोलैप्स कहाँ कर रही हैं? एक्सपोर्ट्स तो बढ़ोतरी दिखा रही है, एक्सपोर्टर्स के गिले शिकवे अपनी जगह और हैं। तो आप लोग अभी सिर्फ ख़ास तौर पे एक मोमेंटम कह रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री कोलैप्स करी है, हमारी कपास की 25% पैदावार बढ़ी है। कहाँ है नकाइज़ जहाँ हम नीचे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक्सपोर्ट सिर्फ अपैरल सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ है। अगर आप टेक्सटाइल मेडअप्स की एक्सपोर्ट्स देखते हैं वो डाउनफॉल का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी, अगर आपको एक ज़िंदा मिसाल चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स को फैब्रिक फ्राहम करती है, हमारी शटलेस या एयर जेट लूम्स जो हैं वो भी अब लोकल कपड़ा बना रही हैं। यानी आप F-16 तैयारे से एक मुशाक छोटे तैयारे का काम ले रहे हैं। जो 400 रुपये मीटर का कपड़ा एक्सपोर्ट्स का बनाना था, वो 70 रुपये मीटर वाला कपड़ा वो 40 लाख रुपए वाली लूम बना रही है। उसकी वजह क्या है कि वो हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं है, एक्सपोर्टर्स के पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं है? कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर हम लोकल मार्केट की बात करते हैं तो हमारी पावर लूम्स आज से, आप हमारे साथ दर्जनों इंटरव्यूज़ हुए हैं, अब देखें कि 2.5-3 लाख लूम्स थी, अब वो 2.25 लाख भी लूम नहीं रह गई। और वो लूम जो है वो जुमे, हफ्ता और इतवार छुट्टी करती है, और जो 4 दिन चलती है वो भी 12 घंटे या 16 घंटे चलती है। वर्कर्स जो है वो इंतहाई ज़्यादा बेरोज़गार हैं, परेशानी का शिकार है। मालकान अगर एक कंसाइनमेंट, एक अपनी लॉट भेजने के बाद दूसरी लॉट की उनके पास ना कोई गाहकी आती है, और मार्केट के अंदर 1 रुपये का भी जो है शाम को पेमेंट नहीं आती, और मालकान इसी तरह वापस चले जाते हैं। बिजली के बिल आप अपना पे जाके देखते हैं तो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों दरखास्तें हर महीने जो है वो डेट एक्सटेंशन की आती हैं। इतने बुरे हालात के बाद हम क्या इंडस्ट्री चलाएंगे, किस तरह इसको काबू करेंगे? आप पाकिस्तान के फैसला साजी जो है वो ही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो जमूद का शिकार है हमारी इंडस्ट्री, और ये बंदिश की तरफ चली गई है। इससे बचना क्या है कि हमें कोई इंसेंटिव्स दें। आप देखें कि इस वक्त 1600 करोड़ अरब रुपया जो है वो बिजली का सर्किट डेट हो गया है। आपका 2700 अरब रुपया आपका गैस का सर्किट डेट है। जब तक आप IPP के जिन को बोतल में कैद नहीं करेंगे, बिजली आपकी इतनी महंगी है। अगर आप IPP के ऊपर कोई पाबंदी, मैं कतकलामी माफ़ी चाहता हूँ। हमें कहा गया कि यहाँ UBG के ग्रुप लीडर ने कि वो उन्होंने वॉलंटरीली यहाँ चैम्बर में आकर था, इसका हल निकाला जा रहा है। फिर हमने फेडरल मिनिस्टर को ये कहते हुए सुना जो पावर डिवीज़न के थे, उन्होंने कहा जी ये हल हो गया है और अब आपको बिल्कुल IPP नज़र नहीं आएंगे, बिजली बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। बजट भी आ गया, 6 माह भी गुजर गया, साल गुजर गया, वही सब कुछ चल रहा है। देखिए नहीं, अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बातों पे जाएंगे तो उन्होंने क्या पूरा किया आपके सामने। चैम्बर में हमने सवाल किया कि 45 लाख जो टन है वो कपड़ा, जो 4.5 करोड़ मीटर वो महीने का बनता है, वो कपड़ा पाकिस्तान में डंप हो रहा है। वो ब्लीच की शक्ल में है, वो डाइड शक्ल में है, वो प्रिंट की शक्ल में है। आपका 25,000 मैट्रिक टन जो यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, पहले स्पिनिंग गई है, अब आपकी पावरलूम जा रही है, इसके बाद प्रोसेसिंग प्रिंटिंग। आधी से ज़्यादा शहर की प्रोसेसिंग प्रिंटिंग वो बंद है, और जो चल रही है वो भी 12 घंटे चल रही है, और उसके पास
آرڈر نہیں ہے سوائے 10-12-15 گھروں کے. ہر جو ہے پروسیسنگ مل بھی بند ہے. تو ہماری لومز دیکھ لیں, غلام محمد آباد میں 32,000 دروازہ گن کے ہم نے لومز گنی تھی. آج وہ 21-22,000 لوم رہ گئی ہیں. صدار کے اندر 22,000 لوم سی, آج 8,000 چل رہی ہیں, وہ بھی چل نہیں رہی, سسک رہی ہیں. تو ہمارے حالات کس نے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ ہمیں پرائرٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کپڑے کے اوپر کتنی آباد ہم نے اٹھائی کہ پاکستان میں آپ اس پہ اینٹی ڈمپنگ لگائیں, آپ اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائیں, آپ اس کو کپڑے کو اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کو بچائیں گے. یہاں پہ سینکڑوں اربوں روپے کی ہمارے جیسے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کا لاکھوں ورکر جو ہے وہ ہے, اس کے ساتھ ڈاؤن اسٹریم ہماری انڈسٹری ہے. آپ کا ایکسپورٹر ہے, آپ کی ایکسپورٹ ہی نہیں چلے گی, کس طرح وہ ہمیں آرڈر دے گا؟ آپ F-16 اس کے میں نے مثال دی کہ آپ اس کا جو ایئر جیٹ لوم ہے 40 لاکھ روپے بھی لوم ہے. ایئر جیٹ جو آپ جو ہے F-16 طیارے سے آپ جو ہے وہ چھوٹے, ہاں آپ بالکل آپ اس کا وہ کام لے رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تو پالیسی ساتھ کہاں ہے ہمارا جو کامرس منسٹر ہے وہ کیوں نہیں چیمبروں میں آتے, وہ کیوں نہیں فیس کرتے ہمیں؟ کیونکہ پاکستان یہ تو آگے ہمارے جو اب میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اگر وہ اکانومی کو بھی لے کر چل رہے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر الحمدللہ بنایا ہے, اب وہ اکانومی کے اوپر بھی خودارہ آئیں. اور چھوٹے سٹیک ہولڈر جن کی آواز ہی کوئی نہیں, ہمیں ایسوسیشنز کی آواز کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آواز اٹھانا اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے, اسمبلیوں میں بھی ہم نے اپنے دوست جو ہیں وہ سنے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری فیصل آباد کی انڈسٹری دم توڑ گئی ہے. صوبائی اسمبلی میں بھی ہمارے حکومتی جو ہے MPAs انہوں نے بھی کہا کون آواز سن رہا ہے, کیوں ہمارے لیے لیجسلیشن نہیں ہو رہی, ہمارے اوپر کیوں توجہ نہیں دی جا رہی. آج 20 محکمے ہیں وہ ہمارا خون نہیں نچوڑ رہے. FBR کے دن رات ہمیں نوٹسز آ رہے ہیں, ہمیں دن رات جو ہیں سیلز ٹیکس کے نوٹس آ رہے ہیں, ہمیں پراپرٹی ٹیکس والے آ کے ہماری فیکٹریاں سیل کر کے جا رہے ہیں. سوشل سیکورٹی کے اوپر بھائی فیکٹریاں چل رہی, سوشل سیکورٹی کہاں سے لینی ہے؟ آپ ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حالات سمجھ کے خدارہ ان محکموں کے چنگل سے بھی آزاد کرائیں, کیونکہ نئی انویسٹمنٹ تو ہونی نہیں, پرانی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. رامے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانی انویسٹمنٹ بچا لیں, نئی انویسٹمنٹ تو آنی جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی انڈسٹری نہیں چل رہی, لیکن ٹیکس لینے والے سارے باقاعدگی سے آ رہے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ ہمیں سن نہیں رہی, پالیسی میکرز ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے, لیکن وہی پالیسی میکرز, وہی ادارے, وہی حکومت ہمارے اوپر گرفت اپنی مضبوط کرتی جا رہی ہے. ٹیکس دو, نہیں دیا تو بندش ہو جائے گی, نوٹسز آ رہے ہیں, انڈسٹری نہیں چل رہی تو ہم ٹیکس کہاں سے دیں؟ ایک بریک, دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. انڈسٹری بہت دیر ہو گئی تھی پروگرام کی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے چاہا کہ گفت و شنید کی جائے, چیزوں کو سامنے لایا جائے, کیونکہ بجٹ کے بعد ہونے والے پروگرام کے بعد یہ شاید 1 سے 1.5 ماہ بعد دوبارہ ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ 1 ماہ کا نئے سال کے اندر گیپ آ گیا. اب تقریباً یعنی کہ نئے سال شروع ہوئے کو 1 ماہ سے اوپر ٹائم ہو گیا, چیزیں وضع ہونا شروع ہو گئیں, انکم ٹیکس ریٹرنز جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں نئی قباحتیں آئی ہیں. انڈسٹری جو ہماری سب سے مین انڈسٹری جسے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کہتے ہیں, اس کا خام مال کاٹن, کپاس کی پیداوار بہتر نظر آ رہی ہے. نوید گلزار صاحب موجود ہے, چیئرمین ریپٹما ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نوید صاحب, کیونکہ آپ کا ڈیفینیٹلی سارا دار و مدار کاٹن پہ ہے, جننگ ملز کے اوپر ہے, پھر اسپننگ چلتی ہے, بہت دیر سے آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اسپننگ یونٹس بند ہو رہے ہیں, ہماری کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے, بلکہ اب انڈسٹریلسٹوں نے کچھ ایک نئی تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے کہ باہر سے کپڑا ڈمپ ہو رہا ہے. جو آپ نے کپاس کی بات اٹھائی تھی, آج وہ اب مجھے وہ ورڈز آپ کی یاد ہیں کہ کل یہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, کل یہ روئیں گے سارے کہ اب کپڑا جب ڈمپ ہو رہا ہے تو سب احتجاجاً کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کولیپس کر رہی ہے. کیا کہیں گے؟ نئی کپاس آ رہی ہے, نیا سال کا آغاز ہے, آر وی موونگ ان پازیٹیو ڈائریکشن, اور کوئی نیگیٹو پہلو جو اجاگر ہوئے؟ کیونکہ پہلی جو رپورٹ ہے 1 منتھ کی ایکسپورٹ کی, اس کے اندر تو پازیٹیو فگرز سامنے شو ہو رہے ہیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. جو میں بھی ایکسپورٹ کے فگر دیکھ رہا تھا, ایکسپورٹ کے فگرز تو کوئی دکھاتے ہیں کہ کچھ بہتری ہے. اب بہتری اگر ہم اس کو جج کریں تو بہتری شاید ڈالر ویلیو میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہتری ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں میٹریج میں, یا ہم دیکھیں نمبر آف پیسز کوانٹیٹی انالیسس کریں, تو شاید اس میں ڈکلائن آپ کو نظر آ جائے. میری کل ایک ایکسپورٹر سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا میں کسی طریقے سے ڈالر ویلیو میں تو اپنی ایکسپورٹ کو مینٹین کر لیتا ہوں,
بٹ میری ہر سال میٹریج کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی یہ بہت لمبا فکر ہے کہ ہم لوگوں کو جو کیپیسٹی ہے وہ میٹریج کے اوپر ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم کتنے زیادہ میٹر بنائیں. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, شہزاد سلیم صاحب کا پروگرام تھا بزنس ریکارڈر کے اوپر. انہوں نے کسی جو اینکر تھا اس نے ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 1990 یا 2000 کی دہائی میں پاکستان جو ہے وہ 7% اسی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی جی ڈی پی کے ایکویولنٹ, اور اب وہ گھٹ کے 4% رہ گئی ہے کیونکہ جی ڈی پی کا سائز تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو وہ ایکسپورٹ تھوڑی سی ڈکلائن کر گئی ہے. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم یا ایکسپورٹ بڑھا نہیں سک رہے, اور اس کی بڑھانے کی بہت صحیح وجوہات ہیں. نمبر 1 تو جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں بھی بات کی تھی کاٹن. اب کاٹن کو جب ہم انالیسس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو کاٹن ہے وہ ہر سال بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. وہاں پہ ایون اگر دیکھیں ڈسٹرکٹ سانگڑ جو ہے اس کی بہت اچھی پروڈکشن آ رہی ہے. جو کوالٹی کے ایشوز آتے ہیں جو سندھ والے ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں ٹریش تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی بہت وجوہات ہیں. اس کو کبھی ہو تو ایک الگ پروگرام کریں گے کہ اسٹینڈرڈائزیشن آف کاٹن جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بٹ لمحہ فکر جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب سے کچھ ایسی ڈسٹرکٹس ہیں, 3 ڈسٹرکٹ ایسی ہیں جنہوں نے 0 پروڈکشن یہ 15 اگست کو دکھائی ہے. اور جو ہماری سب سے اچھی ڈسٹرکٹ رحیم یار خان اس کی شاید 1600 بیل آئی ہے. اور اس کے اوپر جو مزے کی بات ہے کہ پنجاب کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ یوز نہیں ہو سکتی. 1 انچ سے بھی اسٹیپل کم ہے. اور ابھی جو ہمارے ویسے جو اچھے پروڈیوسرز ہیں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ 20 اگست سے ان میں چنائی شروع ہوگی, تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ کوالٹی آف کاٹن ذرا اچھی آئے. اچھا, مولانا احسان کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے اس کے اندر یہ چیلنج کیا دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہماری ایکسپورٹ اس سال $40 ارب ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہاں تو 31 شو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو ہماری آن لائن آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہے دیگر ہیں وہ ملا کے ہم $40 بلین ان دی لائف ہسٹری پہلی بار گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اعداد و شمار کا کوئی گورکھ دھندا ہے یا حقیقت میں ہم آئی ٹی ایکسپورٹ میں سروسز میں اوپر جا رہے ہیں جو کہ ہماری 1 ارب بھی نہیں ہوتی تھی, اگر وہ 7, 8, 9 ارب بڑھ گئی ہے, یہ ہیوج فگر ہے, لیکن کیا جو ہماری روایتی ایکسپورٹ ہیں وہ ہمیں اگنور کرنا پڑے گی کہ دوسری طرف بھی زیادہ دھیان چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ جو بات آخر میں کی ہے نا کہ وہاں سے اب حکومت جو انحصار کر رہی ہے 2 چیزوں پہ کر رہی ہے. ایک تو وہ کرتی ہے آئی ٹی ایکسپورٹ, دوسرا ریمیٹنس کے اوپر. ان کا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں بڑھتی رہیں تو ہمیں ڈالر اتنے آ جائیں گے کہ ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر دیں گے. لیکن میں معافی چاہتا ہوں, رفا یونیورسٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مدثر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کے بلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے, لیکن ساتھ میں ایک چیز کا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ تمام اسکول سے کمپیوٹر ایجوکیشن کالجز سے ختم کر دی گئی ہے. کیا ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم فل اسٹاپ لگانا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اچھی ہوئی ہے, اچھا ویسے پڑھائی بند کر دو تاکہ اور مزید بچے نہ آگے بڑھیں؟ نہیں, میں شاید ان کی بات سے اتنا اتفاق نہیں کرتا. اب جو فگرز میری نظر سے کل گزرے ہیں اس میں آئی ٹی ایکسپورٹ $4.5 بلین دکھا رہے ہیں, اور جو ایک تو جو ریگولر ایکسپورٹ ہوتی ہے, جو فری لانسر ہے اس کی بھی 1.8 1.7 بلین ڈالر دکھا رہے ہیں. تو اوور آل دیکھیں 5.5 بلین سے اوپر یہ ایکسپورٹ آ گیا, جو بالکل نیگلیجبل تھی 5 سال پہلے. میرے خیال میں شاید 1 بلین سے بھی کم تھی. تو اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے بہت سے لوگ اس میں آ رہے ہیں, اور ہم اپنی بات کریں تو ہم نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے میں بورڈ کے اوپر ہوں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سال 100 سیٹیں ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن کی بڑھائیں, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ایچ ای سی کی بھی بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ نے بڑھانی ہے. ٹیچر ریشو اور یہ جو فیکلٹی ریشو ہوتی ہے, پھر اس میں کمپیوٹر لیبس کا چکر ہوتا ہے. تو ہم ایوننگ کلاسز بھی ہم نے شروع کی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 100 بڑھائیں ہر سال. اسی طریقے سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی آئی ایم ٹولڈ کہ 1000 بچے وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. تو
जो एजुकेशन है वो मिल रही है और बहुत सा टैलेंट जो है उनको जॉब्स भी मिल रही है, मैं उससे नहीं इतफाक़ करता। लेकिन रवायती एक्सपोर्ट, अब देखें उस एक्सपोर्ट से हम रवायती एक्सपोर्ट जो हम सारी ज़िंदगी करते रहे हैं वो नज़र आ रही है। क्यों फ़ायदा तब होगा जब ये भी फिगर उतने बढ़े और वो भी बढ़े, ताकि हम जो उड़ान पाकिस्तान का 60 अरब का फिगर था उसे टच करें। यहाँ ये डिक्लाइन में है, वो राइज में है, कल वो डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि दोनों पहले नहीं चल पा रहे, बैलेंस नहीं हो रहा। देखिए इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय क्या है, अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो से बहुत 16 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो अब आप बताएं कि उसके लिए 20 बिलियन की एक्सपोर्ट करना या 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। ठीक, अब गलती कहाँ पे है? एक आदमी 16 बिलियन की डॉलर की एक्सपोर्ट कर देता है, गलती जो है वो पॉलिसी मेकर्स के यहाँ है। आप ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जो है एक्सपोर्ट बढ़े। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा बिजली का बिल है मिनिमम 10% जो है वो अगले महीने बढ़ने जा रहा है। फिर बढ़ने जा रहा है जी, वो देखें उसमें दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो जुलाई का जो एफपी है वो गवर्नमेंट ने 2.52 मांगा है, नेपरा अगर 2.52 भी नहीं भी करती तो ₹2 के करीब तो लाजमी इसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो QTO की हेयरिंग हो चुकी हुई है, QTA पिछले 3 महीने में ₹1.90 माइनस था, अब जो है हुकूमत उसको पॉजिटिव में लेके जा रही है, उसको ₹1.34 पॉजिटिव लेके जा रही है। अब ओवरऑल देखें फ़र्क कितना पड़ेगा, ₹2.24 का। वो पिछला भी होना तो ये प्लस में होना, ये प्लस होना है। होना। तो अब QTA जो है जो उसमें ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं, अगर आपने नेपरा की हेयरिंग अटेंड करें तो कोई ऐसे बंद प्लांट उनके चार्जेस आ जाते हैं। और इस बार तो खैर उन्होंने हद कर दी है कि जो इंडस्ट्री चल रही है वो बंद और कब्रस्तानों के बिल वो अदा करेगी, और डेफिनेटली फिर ये जो चलती हुई इंडस्ट्री है भी बंदिश का शिकार हो जाएगी। तो फिर क्या हल क्या नबी साहब इसका, हम कैसे इसका तदारक करें, गवर्नमेंट इसको एड्रेस कैसे करे जब हम मौशी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं? एक बड़ा आसान तरीका है। अब मुझे किसी ने बताया कि साउथ में एक पावर प्लांट लगा हुआ है। अब वो साउथ का जो पावर प्लांट है वो बिजली यहाँ पे दे ही नहीं सकता। एक अव्वल तो उनकी क्या कहते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो नहीं है, ठीक है। अगर वो कहते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन डाल भी दें तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बिजली जो है वो वाइबल नहीं रहेगी। अब उसका हल क्या है? देखिए, तो इसका आसान हल तो ये है कि उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री लगाएं कि उसकी बिजली वहीं पे जाके खप जाए ना। साउथ से नॉर्थ में है जहाँ पे डिमांड है, और नॉर्थ में और ट्रांसमिशन, और फिर उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये वाले पावर हाउसेस जो है लगवा दिए बगैर ट्रांसमिशन लाइन के। बिल्कुल सही है, गुरदास साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी कि आप इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें महंगी करते हैं, बल्कि ये बात से मैं 200% एग्री करता हूँ कि उन लोगों का तदारक किया जाए जिन्होंने ये बिजली घर लगवाए थे, लगवा के इतने इतने सालों के एग्रीमेंट कर लिए कि ये जो एक कब्रस्तान हैं ये बंद रहें, ये ना चलें, लेकिन डॉलर्स के अंदर अदायगियाँ होगी। वो कौम भुगत रही है और महंगी बिजली बर्दाश्त करिए। अगर यही बिजली एक इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज मिले, डेफिनेटली। एक दोस्त थे वो कह रहे थे कि मैं तो अपना यूनिट आज़ाद कश्मीर शिफ्ट करने को इरादा कर रहा हूँ कि कोई जेवी फॉर्म में। तो किसी मैंने सवाल किया वजह, उसने कहा बिजली इतनी सस्ती है कि हम बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे काम कर रहे हैं। अब जब आप एक पाकिस्तान के अंदर कराची, पंजाब यानी सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर, ये एक स्टेट के अंदर इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो अंदाज़ा करें कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पंजाब के अंदर बैठा वाइबल रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात टेक्सटाइल पे कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले पावरलूम की बात की, तो पावरलूम के बाद वैल्यू एडिशन से जाने से पहले एक सबसे अहम और मेन मरहला जो है वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, डाइंग एंड प्रोसेसिंग जिसे कहा जाता है। बाबू अकरम साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन एप्टप्मा हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बाबू जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारा लाइजोन आपका मुतलका डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया सबके साथ बड़ा अच्छा लाइजोन रहता है।
क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ खड़ी, क्योंकि वहीद खालिक रामे साहब आगाज़ में बता रहे थे कि कॉटन इंडस्ट्री और SMEs बहुत बुरी तरह मुतासर हैं, बाहर से कपड़ा डंप हो रहा है और बड़ी तादाद में डंप हो रहा है, जिससे पहले हमारी जिनिंग तबाह हुई, फिर स्पिनिंग हुई, वीविंग, प्रोसेसिंग, ये बढ़ रहा है दर्जा बदर्जा। वो वैल्यू एडिशन वाले जो मुखालिफ खड़े थे, कहीं ना कहीं आज वो भी परेशान है कि कल वैल्यू एडिशन भी आना शुरू हो चुकी है, वो मज़ीद बढ़ी तो हम कहाँ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या हम एक कंफर्टेबल माहौल में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल गुजारिश ये है कि ये 2 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ख़ासकर टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ा जितनी भी है, ये सफ़र कर रही है। क्यों कर रही है कि इसलिए कि जो बाहर से यार ना आ रहा था, आपको पता है, और वो तो हम बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो किसी ना किसी तरह, उसके ऊपर भी हमने बड़ा एहतजाज करके 18% भी उसके ऊपर लगवाया, सेल टैक्स भी। उसके बाद अभी क्या हुआ है कि कपड़ा भी आना शुरू हो गया, अब प्रिंटिंग और डाइंग वाला कपड़ा भी आना शुरू हो गया। तो ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? यहाँ तो टैक्सों की भरमार है। हम ये देख रहे हैं कि लोग भागे भागे जा रहे हैं, कोई जा रहा है अज़बस्तान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ से इसलिए कि टैक्स बहुत है, परेशानी बहुत है लोगों को, जिसलिए ये देख रहे हैं कि किस तरह इंडस्ट्री को चलाएं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अभी हमारे इरिगेशन वालों के साथ हमारा मुआहदा होता था ये सेव करना। एक साल में हम लोग उनको फ़ी क्यूसेक पर क्यूसेक जो है वो देते थे 35,000 रुपये, 35,000 पर ईयर। अभी वो वासव वाले वो कहते हैं कि हमने टेंडर ले लिया, आपका ऐसा करें कि पर ईयर आप देंगे 9 लाख रुपया। 3500 से 35,000 से 35,000 से आप देंगे 9 लाख रुपया पर ईयर देंगे फ़ी क्यूसेक। आप ज़रा अंदाज़ा करें। मैंने डीसी साहब से बात की कि सर ये इंडस्ट्री चलानी है। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, शफकत की, और कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा जी बैठ के ना आपका कुछ करवाते हैं। बल्कि कमिश्नर साहब तो डीसी साहब परेशान हुए कि ये किस तरह हो सकता है कि 35 हमने कहा सर, उन्होंने कहा ये हल क्या है? हमने कहा हम सफाई करवा देते हैं। आप इतना पैसा कहाँ देंगे? 35,000 की जगह 9 लाख रुपया। ठेका महंगा, साड़ा सस्ता पैना। आप देखें ना, एक बिलाल इसको इस तरह भी देखें कि अगर किसी के पास 4 क्यूसेक चल रहा है, 5 क्यूसेक चल रहा है, तो उसको 9 से ज़रब दे लें, कितना बनता है? आप तो को देखें ना, वो कहाँ से इंडस्ट्री कहाँ से चलाएगा? तो ये कमिश्नर साहब ने इस बात पे मेहरबानी की है। मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री को अगर चलाना ना, जैसे वो आप कहते हैं वैल्यू एडेड का मसला, ये प्रोसेसिंग ऐसा अदारा है जो डाइंग एंड प्रिंटिंग है, ये वैल्यू एडेड करवाते हैं। ये जब इसके ऊपर डाइंग होती है, इसके ऊपर हम फुल बूटे डालते हैं, तो फिर ये इसका जो गिरे क्लाथ है, विज्ञान है, फिर ये बनता है एक गारमेंट्स के लिए रेडी होता है, फिर हमारे अगले जो साहबान हैं उसको बनाते हैं। तो ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये इसको देखें, इसको किस तरह चलाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों कह रहे थे जी एक्सपोर्ट का भी मसला आपको पता है। जब आप यार्न और कपड़ा आप इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रे क्लॉथ, तो वो आप देखें अगर आपने 18 बिलियन की आपने एक्सपोर्ट की है, तो आखिर अगर 5 बिलियन का आपने धागा और कपड़ा मंगवा लिए, तो बाकी क्या रह गया? वो जी 17-18 अरब में से 12-13 अरब डॉलर इंपोर्ट है। चलो हमें सिर्फ 4-5 ही बच रहा है। ये तो अगर अब कपड़ा भी आ गया, यौन भी आ गया, ये हमारी बहुत कम हो जाना। यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल की उसमें 60% इम्पोर्टेड है। देखें ये बहुत ही कम हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं है। ये क्या करें हम लोग? हमने तो उसको देखना है कि ये उन्हें कह रहे हैं, गुजारिश करनी है कि इसको ना आने दें। अब देखें हम लोग कहाँ थे, मेरा ख्याल है तकरीबन इस वक्त 6-7 लाख बेल रह गई है आपके पास। 6 भी नहीं हुई। और कितनी थी ये? 16-17 लाख मतलब 6 मिलियन पे भी नहीं हुई, जबकि हमारी 1.4 मिलियन बेल, यानी कि 14-15 लाख से 40 लाख बेल हो गई। कहाँ से आती थी? तो कहाँ पे आ गए हम लोग? ये सारा मसला है। इसको देखना ये है कि इसको उठाना कैसे। तो लोकल इंडस्ट्री में भी देखें 2-2, 3-3 छुट्टियाँ हो रही हैं। लेकिन बाबूजी देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि हमारी 1 करोड़ 40 लाख बेल थी, इस साल हमारी 60 भी नहीं हो हाँ सकी। अब जो हमारी बेल्स आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही है, 25
1% भरी हैं, लेकिन पीछे स्पिनिंग का बेड़ा गर्क हो गया है। अब वो इंडस्ट्री बंद होगी जिसने बेल्स को प्रोसेस करना है, जिसने फिर कपड़ा बनाना है, लूम बंद होगी, फिर जिसने प्रोसेस करना है डाइंग बंद होगी, तो फिर इस बढ़ती हुई कॉटन का हम क्या करेंगे? फिर किसान रोएगा मुझे पैसे नहीं मिले, अगले साल वो कम कर देगा, ये बैठे होंगे। मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा। अभी देखें, ये जब तक आप ज़मींदार को सहूलत नहीं देंगे, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा, वो किसी भी मसले में, वो कनक हो, वो आपका मक्की हो, ये अब मेन फसलें हैं, वो कपास हो, इनको सहूलत जाएगी। यकीन करें 10 खेत वाले के लिए तो रोटी पूरी करनी मुश्किल है 15। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। किसान ने $2 अरब के सिर्फ चावल एक्सपोर्ट करवा के दिए थे, आज आपकी गंदम शॉर्ट हो गई है क्योंकि आपने किसान को कुछ दिया नहीं। वो आपकी ज़राअत के साथ ही आपकी इंडस्ट्री लिंक है। कपड़ा खरीदना तो किसी में है ना, जो पैसा कमाएगा तो खरीदेगा। देखें, ये जब तक हम ये फंसे कहाँ हुए हैं, हम कहते हैं जी ये 30 बिलियन 35 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट कर लिया, वाह जी वाह क्या बात हमने कर दी। हम ये नहीं देख रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ टेक्सटाइल वियतनाम, और अब अक्सर मिसाल देते हैं आप बांग्लादेश की, ये जी 50 बिलियन पे चले गए सिर्फ टेक्सटाइल की। हम कहाँ आ गए? 16-17 पे। हमारी थी 24-25 मेरा कल पे होती थी, और बढ़ के ये नीचे का कम हो के 17-18 पे। इसको कैसे 30 बिलियन पे लेके जाना है? देखना तो ये है, जिस दिन ये किसी आदमी ने देख लिया, हमारे किसी हुक्मरान ने देख लिया, आप देखेंगे पाकिस्तान जिस तरह मर का हक में हमने अपना नाम बनाया है, अल्लाह के फजल करम, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है, और इसी तरह हम मईशत में भी इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। मगर मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो मार का हक हुआ है, इसके ऊपर मैंने देखा है, इस दफ़ा मैं हज पे था, अल्लाह की ज़ात ने इतना वक़ार पाकिस्तान का बुलंद किया है। आप बलाल यकीन करें, मैं हज पे था, सरकारी हज पे मैं गया था इस दफ़ा ना, मैंने कहा मतलब तजर्बा करूँ। तो जब मैं आ रहा था, यकीन करें, एक फ़ौजी मिला ना मुझे, तो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पुलिस वाला मिला, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक टैक्सी वाला मिला, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा जानता है मेरा इतना दिमाग ठंडा हुआ कि या बारी ताला पाकिस्तान को ये कहते थे यल्ला यल्ला वहाँ पे खड़े लेता। आज ये आलम हो गया कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमारा वक़ार बुलंद किया। मैं इसी तरह गुजारिश करूँगा हुक्मरान साहबान से कि वो मेहरबानी करें, मेहरबानी करके टेक्सटाइल को सहूलतें दें और इनको चलने दें। बहुत शुक्रिया। बाबू अकरम साहब मौजूद थे, बहुत ही सिर हासिल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमल की है कि जैसे हमने, वही रामे साहब ने भी आखिरी जुमला यही बोला था, सब इंडस्ट्री ये कह रहे जैसे हमने दफ़ाई सतह के ऊपर अपनी कामयाबी हासिल की है, ऐसे मौशी सतह के ऊपर कामयाबी नागुज़ीर हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी एक पूरी बूस्ट के साथ टेक ऑफ करेगा और पाकिस्तान तरक्की के रस्तों पर गामज़न होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साबिक चेयरमैन PHM में मौजूद हैं ख्वाजा अमजद साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब कैसे देख रहे हैं कि बरामदात की जो अदाद शुमार हैं वो कुछ अभी तो मुस्बत ज़ाहिर हुए हैं जो माली साल के पहले महीने के अंदर, जिसमें अंदर आपका नेटवे शोबा बड़ा सर फहरिस्त था, फिर अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता नज़र आ रहा है। लेकिन ये आगाज़ अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं साल में 1-2 धचके ऐसे लगते हैं कि वहाँ फिर हमारी बरामदात जो हैं वो डाउनफॉल ट्रेंड में जाती है, जिसके असरात ये होते हैं कि हम वही $16-17 अरब पे टेक्सटाइल की दरामदात फंसी हुई हैं। जबकि इसके मद्दे मुकाबले देखें दीगर ममालिक जो हमसे सीख के आगे बढ़े हैं वो आज $50 अरब से ऊपर जा चुके हैं। वियतनाम, बांग्लादेश या दीगर ममालिक की बात करें, हम ये ब्रैकेट अबूर करते नज़र आ रहे हैं। जो आपको लग रहा है ये अगर रिदम बरकरार रहेगा, सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम, मौशी इस्तेकाम, पॉलिसीज़, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जो आगाज़ हुआ है नए माली साल का, इसके अंदर कुछ खुशाइन चीज़ें हैं? क्योंकि बजट के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने कहा, कुछ गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की कोशिश की, आया ये रिदम बरकरार रह पाएगा या आपको लगता है कि आगे मुश्किलात अभी हमारे पास मौजूद हैं? जो स्टेट बैंक के अदाद शुमार अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुए हैं, उसमें अभी भी टेक्सटाइल 6.75% डिक्लाइन में है। तो बदकिस्मती से
ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ڈسٹرب کر رہی ہیں اس سیکٹر کو. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس مکمل انفراسٹرکچر ہے, ایکسپیرینس ہے, را مٹیریل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ را مٹیریل میں بھی صرف ایک غلط پالیسی کی وجہ سے اس بیلٹ میں جو یہ سونا اگلتی تھی, کپاس بیجی جاتی تھی, وہاں اب وہ گنا اور شوگر ملز جو ہمارا پورا پھر بھی نہیں ہوتا, کم نہیں رہتا ایگزیکٹلی اور مہنگی چینی ملتی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ضائع کیے. اس سیکٹر میں گروتھ انکنسسٹنٹ ہے. آج اگر گروتھ ہے, کل وہ نیگیٹو گروتھ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں 37% گروتھ بھی دیکھی یہ کووڈ پیریڈ کے دوران یا اس سے متصل, اور پھر متواتر نیگیٹو گروتھ آتی رہی. انرجی کرائسس ہم شور مچاتے ہیں, وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. ریجنل کرائسس کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انکنسسٹنٹ پالیسیز اور پولیٹیکل پولرائزیشن, آج کوئی اپنا توتی بول رہا ہے, وہ دوسرے دن کوئی اور آتا ہے تو وہ بالکل اس کمپلیکس میں کہ یہ وہ فلاں کی پالیسی تھی, میں اپنی نئی پالیسی اپنے نام سے کیوں نہ دوں. بالکل صحیح. وہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے اور ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے گاہک ہماری اس سچویشن کی وجہ سے یہاں آنے سے گھبراتے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ پرابلمز ہیں بلوچستان میں, کے پی کے میں, جہاں کہیں بھی ہیں. اس کو جب ہم بہت زیادہ پبلسائز کرتے ہیں, روزانہ خبروں میں ہم بتاتے ہیں کہ اتنے فتنہ خوارج کے ہم نے بندے مار دیے اور ہمارے اتنے نوجوان شہید ہو گئے. یہ ایک نوجوان کا شہید ہونا جو ہے دیٹ گیو اے نیگیٹو میسج ان انٹرنیشنل میڈیا. اور وہاں کے بائرز, سارے بائرز تو ہمارے یورپ یا امریکہ وہ ان علاقوں کے ہیں کہ جو انتہائی سینسٹیو سوسائٹی ہے, وہ ان چیزوں کو کنسیو کرتے ہیں اور پھر وہ یہاں آنے سے گھبراتے ہیں. اور کئی جو ہیں وہ اور زیادہ محتاط ہوتے ہیں تو وہ اپنا سٹیک یہاں انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں, یا اگر کسی مجبوری کے تحت وہ یہاں سے کچھ سورسنگ کر رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم کریں, پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے. تو وی آر ڈلیورنگ اے نیگیٹو میسج. ہماری کوششیں وہاں آگے وہ پھر ناکام ہو جاتی ہیں. پھر کئی لوگ ہماری ٹانگیں کھینچنے والے پالیسی میکرز, مطلب یہ ہم کہیں ہمارا ہمسایہ ملک کہہ لیں, وہ سب سے پہلے وہی فتنہ الخوارج ہم جسے کہتے ہیں, وہ انٹرسیپٹر اندر چیزوں کو کرتا ہے, وہ وہی شرارت کرنے والا ہے اور وہی بارے میں ڈپیکٹ کرتا ہے, دیکھیں جن کا تو یہ ہو رہا ہے. جبکہ ڈیفینیٹلی کوشش جاری ہے پاک فوج کی, تو یہ ہوتی ہے چیزیں اسٹیبلائز ہوں, یہ لوگ جو ہے بالکل ایلیمینیٹ ہوں تاکہ ایک مثبت چیز آگے بڑھ سکے. خیر صاحب, لیکن ابھی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد کی, آپ کو لگ رہا ہے کوئی منی بجٹ آ رہا ہے یا انڈسٹری اس پوٹینشیل سے آگے بڑھے؟ کیونکہ ابھی یہ ہم نے جولائی کی رپورٹ دیکھ لی, اس کے ساتھ ہی ہمیں 3-4 دن کا گڈس ٹرانسپورٹ کی ہڑتال بھی مل گئی. اس کا امپیکٹ ہمیں اگلے مہینے نظر آ جانا ہے, اگست کے مہینے میں. پھر ہم کہیں گے اب ہم ڈکلائن کو کیسے ٹھیک کریں, کہیں نہ کہیں وہ فمبلز جو ہیں وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں. بلال بھائی یہ اگلے مہینے ہی صرف نظر نہیں آئے گا. وی ڈلیور اگین نیگیٹو میسج کہ ہم اپنے بائر کے کانفیڈنس کو شیک کر رہے ہیں. یہ پرائم پیریڈ ہے ایکسپورٹ کے لیے, اسپیشلی ٹیکسٹائل کے لیے. ان دنوں یہ ٹیک آف کرتا ہے اور پھر یہ بڑھ کے یہ دسمبر تک یوں ہی اس کا فلو رہتا ہے. اب ٹیک آف کرتے اگر ہمیں ہرڈل آ جائے, کوئی پرندہ ٹکرا جائے, کوئی انفورسین سچویشن پیدا ہو جائے, کریش سے بچیں گے لیکن گراؤنڈ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی یہ 9 دن کی جو ہڑتال رہی ہے اور ہمارے پالیسی میکر وہ صرف وہ
अपने दफ्तरों में बैठे रहे हैं, उन्होंने उसको सीरियस नोटिस उसका लिया नहीं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा वहाँ पोर्ट पर हड़ताल हुई है, वो 10-10 दिन रही है। तो वो शायद इंतज़ार करते हैं कि ये जब सिचुएशन सबसे बदतर हो जाए। और दूसरी जो महज़ब सोसाइटीज़ हैं वहाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका मीडिया भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता, और उनके पॉलिसी मेकर्स भी उसकी शिद्दत को कन्वे नहीं करते डाउन द लाइन या मीडिया पर। ये ईरान अमेरिका क्राइसिस में अमेरिकन कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई नज़र आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन उनका प्रेसिडेंट वो एक को भी मारने को तैयार नहीं था, फिर वो मजबूरन उसने कहा कि एक हमारा सिपाही मारा गया है, वेयरएज़ के कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ नो डाउट मुझसे समझदार हैं जो पॉलिसी मेकर या जो मुल्क को चला रहे हैं, वो कई उनकी पेश नज़र रिजर्वेशन होंगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा भयानक अंदाज में नहीं पेश करना चाहिए कि वो हमारे अपने नेशनल जो है वो घबरा जाते हैं, तो इंटरनेशनल बायर जो इंतहाई सेंसिटिव है वो क्यों नहीं घबराता होगा। बिल्कुल सही है। ख्वाजा हमजा साहब मौजूद थे, बहुत ही तफसीली साहब बता रहे थे कि मसाइल है क्या। मसाइल हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो शायद हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, माजूर जहन हमारा दुश्मन। तो वहाँ हम कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्सेस कोशिश कर रही हैं उसको लिमिट करने की, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे पोर्ट्रे कर दी जाती हैं जिससे पैनिक क्रिएट होता है। जो बायर है वो हमारे नज़दीक आने के बजाय, कुर्बत हासिल करने के बजाय कहीं हमसे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्रिएट होते हैं और हमें काफ़ी चीज़ें भुगतना पड़ती हैं जो कि बहुत लेटर ऑन हमें नुकसान देती हैं। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए ताकि इससे दोनों चीज़ों को एक मुरतब तरीके से लेके जाया जाए और पाकिस्तान की ये मौशत के अंदर जो पैचेज़ आते हैं, ये पैचेज़ आएँ बल्कि एक रिदम, एक स्पीड जो है वो उसी के साथ एक बढ़ोतरी की तरफ जाए ताकि पाकिस्तान मजबूत अंदाज में आगे बढ़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।